नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई में तन मन से लगे होंगे। और चूंकि अब मेंस को कुछ ही दिन बचे रह गए हैं, इसलिए मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूँ जो मेंस के अंतिम 10 दिनों तक के लिए है। और मेंस के ये अंतिम 10 दिन मैं आपको 10 पॉइंट के जरिए बताऊँगा ताकि आप ये जो लास्ट की तैयारी है उसमें अंतिम कील ठोक सकें, अंतिम मुहर लगा सकें और आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। तो लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 10 दिनों में आप कैसे अपनी पढ़ाई को, जो कुछ भी आपने पिछले 1-1.5 साल में पढ़ के रखा हुआ है, उसको कैसे और बेहतर बनाएं, ये कुछ स्ट्रेटजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है मनोज सिंह, मैंने बैक टू बैक 3 PSC क्लियर किए हैं और फिलहाल मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के तौर पर पदस्थ हूँ। तो हम बात कर रहे थे मेंस की। अभी मेंस स्टार्ट होने वाला है और आपके पास कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। तो ऐसे में अगर हम मेंस के अलग अलग पेपर्स को डिवाइड करें तो हम ये पाते हैं कि मेंस को कैसे हम बेहतर तरीके से और रिवाइज कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। तो शुरुआत के 7 दिनों में आपको पर डे एक पेपर लेके चलना है। पहला पॉइंट ये है कि शुरुआत के 7 दिनों में आपको पर डे एक पेपर लेके चलना है। जैसे कि पहला दिन लैंग्वेज, दूसरे दिन पूरा फुल ऐसे, तीसरे दिन फुल तीसरा पेपर। तो इस तरह से 7 दिन में आप पूरा 7 पेपर दिन भर में रिवाइज कर लेंगे। ये रहेगा स्ट्रेटजी नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बाकी के जो अगले 3 दिन हैं, अगले 3 दिन, 7 दिन तो ये हो गए, और अगले 3 दिन जो है वो उस 3 दिनों में आप 6 पेपर को रिवाइज करोगे और ये पेपर रिवर्स फॉर्मेट में होंगे। सपोज कि अपने शुरुआत 7 दिन में पहले से लेकर 7वां पेपर तक रिवाइज किया था, लेकिन 8वें दिन फिर आप पहले 7वां पेपर पढ़ोगे, फिर 6वां पेपर पढ़ोगे, फिर अगले दिन जो है आप 5वां पेपर पढ़ोगे और चौथा पेपर पढ़ोगे, फिर जो तीसरे दिन है उसमें आप पढ़ोगे पेपर 3 और पेपर 2। इस तरह से ये जो 10 दिन का कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम के लगभग 12 दिन बचे हुए हैं, तो लास्ट के जो 2 दिन है वो मैंने इसलिए सुरक्षित रखा है कि लास्ट के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ना है। और ये रहेगा आपका 10 डेज़ का स्ट्रेटजी नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, कि लास्ट के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज में ही देना है। क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ऐसे में आप उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि लास्ट के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ें ताकि आप बेहतर स्कोर कर सको अपने लैंग्वेज के पेपर में। तो ये शुरुआत के जो 10 दिन है उसकी स्ट्रेटजी हो गई। और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं आज को हम जोड़ें तो उस 2 दिनों में, यानी कि पेपर के ठीक पहले 26 को अगर पेपर है तो आपको 24 और 25 तारीख को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। शाम को अगर आपको लगे कि लैंग्वेज के थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो ऐसे का सेगमेंट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी उसी दिन सेकेंड पेपर है। तो इस तरह से शुरुआत के 7 दिन रिवीजन, उसके बाद अगले 3 दिन 6 पेपर रिवीजन और उसके बाद के जो 2 दिन है उसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। आपको अब से डेली 12 से 14 घंटे पढ़ना है, इससे कम आपकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। यही है पॉइंट नंबर 4। पर डे 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जब आप इतनी पढ़ाई करेंगे तभी आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाएगा और आप देखेंगे कि आप कहीं ज़्यादा अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। तो ये 12 से 14 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ कि 14 घंटे की पढ़ाई के लिए आपको कम से कम 17 से 18 घंटे की सिटिंग करनी पड़ेगी, तब आपका आउटपुट 12 से 14 घंटे आएगा। 12 से 14 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप 12 से 14 घंटे बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप 18 घंटे के आसपास बैठे हैं और उसका आउटपुट निकल के आ रहा है 12 से 14 घंटे का। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको रोजाना एग्जाम के टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। एग्जाम के टाइम टेबल के हिसाब से मतलब क्या हुआ, आपको मालूम है कि मेंस का पेपर सुबह 9 से 12 होता है और उसके बाद 2 से 5 होता है। तो अब से आपको रोजाना सुबह 9 से 12 और दोपहर से 2 से 5 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये जो पढ़ाई का माहौल है ये ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे कि क्लासरूम के भीतर होता है। घर में परीक्षा जैसा माहौल बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब 9 से 12 और 2 से 5 एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने बैठेंगे तो आप अपने रूम में उसी तरह का माहौल बनाइए। मतलब कि सिर्फ पंखे के नीचे रहिए, कूलर का इस्तेमाल मत करिए। इसके अलावा खिड़कियाँ खुली रखिए ताकि नेचुरल रोशनी आए और पढ़ते वक्त अगर लाइट कट जाए तो भी आप उठ के भागिए मत, उठ के बाहर हवा खाने मत जाइए कि गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप बैठे ही रहिए 3 घंटे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप उस 3 घंटे में उठ नहीं सकते, चाहे बाहर बारिश हो, बाहर आंधी आए, चाहे लाइट चली जाए, चाहे कुछ भी हो। तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से ढालना है। तो सुबह के 9 से 12 और 2 से 5 ये आप ज़रूर पढ़िएगा। 9 से 12 पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, रिवाइज करिएगा अगले पेपर को, और 2 से 5 फिर पढ़िएगा। इससे आप एग्ज़ाम के आते तक अपने आप को उस माहौल में ढाल चुके होंगे जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे कि आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, क्योंकि आप इसके अभ्यस्त हो रहे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह से अपने आप को ढाल लीजिए और परीक्षा के हिसाब से ही अपनी घर में पढ़ने की आदत बना लीजिए। अब बारी आती है 6वें पॉइंट की। 6वां पॉइंट ये है कि आप भले ही 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं और उसके लिए आप 17 से 18 घंटे की सिटिंग भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको न्यूनतम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है हम सभी के लिए, लेकिन उससे कम आपको नींद नहीं करनी है। और अगर आप 6 से 8 घंटे के बीच में सो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। याद रखिए, जब भी आप दिन भर के पढ़ने के बाद, शाम को रिवीजन करने के बाद सोएंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है और अगले दिन आपको सारी बातें याद आ जाएंगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे। तो कभी भी नींद से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, थोड़ा कम ही सो लूँगा तो क्या होगा। इसका इफेक्ट आपको एग्जाम में दिख सकता है जब आप थकाव महसूस करेंगे, जब आप अपने आप को बोझिल महसूस करेंगे, और हो सकता है कि एग्जाम लिखने के दौरान आपको ज़्यादा पसीना छूटे, क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होती है तो आपका माइंड ठीक से प्रोसेस नहीं करेगा, और प्रोसेस नहीं करेगा तो चीज़ें आप बेहतर तरीके से अपने कॉपी में उतार नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा 6 से 8 घंटे की नींद लीजिएगा। भले ही आपका सिलेबस थोड़ा छूट जाए, उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन नींद मत छोड़िएगा। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट ये है कि जहाँ पे भी आपका सेंटर है, ये जो मेंस के सेंटर होते हैं वो मुख्यालयों में ही बनाए जाते हैं, इसलिए आसपास के जिले के लोगों को मुख्यालय तक आना पड़ता है, वहाँ पे आके सेट होना पड़ता है। तो आपका सेंटर जहाँ पे भी है आप वहाँ पहले से ही पहुँच जाए रहें, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपने सेंटर की रेकी ज़रूर कर लें। उस लोकेशन को देख लें जहाँ से आपको जाना है। आपके पास अपनी गाड़ी है तो ठीक है, या फिर आपको ऑटो रिक्शा से या किसी के साथ शेयरिंग करते हुए जाना है तो आप पहले से ही सारी व्यवस्थाओं को देख लें। सेंटर कितनी दूर है, कौन सा रास्ता है जो आसान पड़ेगा, कितनी देर आपको लग रही है वहाँ तक पहुंचने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए आप पहले से ही सेंटर तक पहुंच जाएं और सेंटर को एक बार अच्छी तरह से देख लें, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम रहे उस दिन आपके मन में कोई भय या शंका न हो कि कितनी दूर है, क्या रास्ता है। पहले से ही आप देख लिए रहेंगे तो आपको सेंटर तक पहुंचने में आसानी रहेगी और आप फ्रेश फील करेंगे, और आप जब एग्जाम हॉल पहुंचेंगे तो आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम में हॉल में पहुँचें या उस एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी किताबें खोल के पढ़ते रहते हैं। उनकी निगाहें ना तो ऊपर उठती हैं, ना उनको अगल बगल की फिक्र होती है, बस वो लास्ट मोमेंट तक पढ़ते ही रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप जैसे ही अपने रूम से निकलें, घर से निकलें एग्ज़ाम सेंटर के लिए, आप अपनी बुक्स को बंद कर दीजिए और एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत करिए। और ऐसे लोग जो पढ़ रहे हैं ना तो आप उनकी तरफ देखिए और न ही उनसे जाके बातचीत करिए। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद पहली बात तो किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। अगर कुछ लोग ग्रुप्स बना के पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें शामिल नहीं होना है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे यकीन रखना है कि आप जो कुछ भी पढ़ के आए हैं वही एग्जाम में आएगा, और वो जब एग्जाम में आएगा तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी चीज़ आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं वही चीज़ आपको याद रह जाती है और पुरानी चीज़ें लगभग भूलने लगती हैं। तो ये गलती मत करिएगा कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद वहां पे किताबें खोल के रिवीजन करने बैठ जाइएगा। जो कुछ भी रिवीजन करना है आप पहले ही कर चुके हैं, और अब आपको काम बस इतना ही करना है कि आप घर से निकलेंगे, एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे और वहां बैठ के एग्जाम देंगे। 9वें पॉइंट पर आता हूं। 9वां पॉइंट आपके लिए ये है कि आप दोपहर के लिए एक हल्का नाश्ता अपने साथ जरूर रखें। सुबह तो आप नाश्ता करके निकलेंगे ही, लेकिन वो नाश्ता भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ताकि आपका पेट जो है वो हल्का रहे और आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर सके। लेकिन 3 घंटा लिखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको फिर से भूख लगेगी। उस ड्यूरेशन में आपको अपने एग्जाम सेंटर से बाहर कहीं जाकर बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, कुछ तली चीज़ें वही नहीं खानी है। आपको घर से ही कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आनी है जो बहुत ही
हल्की हो और उस दौरान आप उसको खा लें तो आप अगले 3 घंटे के लिए अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर लें। इसके लिए आप चाहे तो वेज सैंडविच का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो सूखी रोटी या सब्जी ले सकते हैं, या कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं जो आपको अगले 3 घंटे के लिए एनर्जी भी दे दे और आपको ये भी फील ना हो कि आपका पेट ज़्यादा भर गया है। क्योंकि जो 2 से 5 का समय होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आप जब ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे या जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंटेक कर लेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। और ये नींद तब आती है जब 1 से 2 बज रहे होते हैं, क्योंकि आप सेंटर के बाहर निकलते हैं, आप थके हुए होते हैं 3 घंटा लिखने के बाद, उसके बाद कुछ खा लेते हैं तो आपका मन करता है थोड़ा सा लेट लें, आंखों को बंद कर लें, और ये समय ऐसा होता है जब आपको नींद आने लगती है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप ज़्यादा कुछ खाना लेके आइएगा या बाहर जाइएगा खाने के लिए, बल्कि आप घर से ही कुछ हल्का फुल्का लेकर आइएगा और एग्ज़ाम के ब्रेक के दौरान 12 से 2 के दौरान उसको खाइएगा। और लास्ट के 10 दिनों की जो स्ट्रेटजी है उसका अगला पॉइंट यानी कि 10वां पॉइंट ये है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आप अपने साथ एक पानी का बोतल ज़रूर रखिएगा और कोशिश करिएगा उस पानी के बोतल में आप ग्लूकोज मिला लें, ताकि बीच बीच में जब आपको ज़रूरत हो आप 1-2 सिप लेते रहिए, उससे आपकी एनर्जी जो है बनी रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा कि अब अपने पास चॉकलेट्स ज़रूर रखिए। उन चॉकलेट्स को अगर आप बीच बीच में कंज्यूम करते रहते हैं तो आपके अंदर जो शुगर की मात्रा है वो मेंटेन रहती है और आपका ब्रेन भी सही तरीके से काम करता है। इसके अलावा आप ये भी फील करिएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं और आपने चॉकलेट अपने मुंह में रखी हुई है तो उससे फिर आपका ध्यान भी कहीं नहीं भटकता है और आप एनर्जाइज भी फील करते हैं। तो एक तो पानी का बोतल ग्लूकोज वाला जरूर रखिएगा, बीच बीच में सिप लेते रहिएगा, एक साथ ढेर सारा पानी नहीं पीना है बल्कि बीच बीच में सिप लेते रहना है। और इसके अलावा अपने साथ चॉकलेट जरूर रखिएगा ताकि उन 3 घंटों में आप 1 या 2 चॉकलेट खा लें तो आपको एनर्जी जो है आपकी बनी रहे और आपको बोरियत महसूस ना हो और आप सीधे कॉन्सेंट्रेट रहें अपने एग्जाम पे। तो ये थे 10 पॉइंट जो आप अपने एग्जाम में फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका एग्जाम बेटर जाए। जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो इसे फॉलो करना बहुत ही मस्ट है। लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं तो आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से जोर शोर से भिड़ जाइए। अब घर से बाहर निकलने का समय नहीं है, सिर्फ उसी दिन बाहर निकलिए जिस दिन आपको अपना एग्जाम सेंटर देखने जाना है और इसके साथ ही आप अपनी तैयारियों पर पूरी तरह से जुट जाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। 2500 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स वहाँ पे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके क्वेश्चन का मैं जवाब देता रहता हूं, उनको गाइड करता रहता हूं और करंट अफेयर या बाकी जो कंटेंट होते हैं उनको भी मैं लगातार उसमें डालता रहता हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेटर होती चली जाए। इन सभी चीज़ों के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्जाम बढ़िया से करिए, मन लगाकर करिए और आप सभी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो, यही मेरी दुआ है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।